हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की जो वीडियोस गए थे क्लास 10 की फिजिक्स के, उन सबको आप बढ़िया से स्टडी करके तब इस वीडियो को वॉच करिएगा। अदरवाइज आपको ये जो वीडियो में स्टडी आपको जो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे वो सारे के सारे स्टडी मटेरियल आपके लिए वेस्ट होंगे, यानी कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यानी आप सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके पहले के वीडियोज़ को एक बार देख कर आना है, ताकि आपको इस वीडियो के सारे मटेरियल्स जो आपको मटेरियल दिए जा रहे हैं वो सब कुछ आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आए, यानी आपको क्या हो जाए, पूरा का पूरा वीडियो एकदम मक्खन हो जाए आपके लिए। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसमें जो देखने वाले हम लोग वो रेखीय आवर्धन। आज की वीडियो में जो स्टार्टिंग करने वाले हैं हम लोग, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था आपसे लगभग प्रतिबिंबों का बनना चर्चा कर लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दर्पण सूत्र की चर्चा की थी और एफ और आर में संबंध की बात की थी, है ना। इतनी सारी चर्चा मैंने कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, उसके आगे की बात करते हैं जो आपका है क्या है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों समझिएगा इसको, ठीक है। आपका कोई भी दर्पण है, आपको मालूम है आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है इस प्रकार से, और ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है इन दोनों दर्पणों से ही क्या होता है, हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, है ना। तो आपका कोई वस्तु अगर रखा गया हो, ठीक है, आपका कहीं प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार से वस्तु रखा गया हो और उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको कहीं पर, ठीक। तो रेखीय आवर्धन क्या बताता है, समझने की कोशिश करिएगा। रेखीय आवर्धन एक संख्या होता है प्यारे बच्चों, जो यह बताता है कि जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है उनकी लंबाइयों में कैसा संबंध है ना, उनकी लंबाइयों में किस प्रकार का संबंध है, नहीं कितना गुना प्रतिबिंब छोटा है, कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, है ना। जो ये बताता है कि प्रतिबिंब आपका वस्तु से कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन वह संख्या होती है, क्या होती है, वह संख्या होती है जो यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, यानी कि एक संख्या होता है आपका, ठीक है। यानी आप जैसे यम का मान, इसको यम से डिनोट करते, ध्यान दीजिएगा, किसको, रेखीय आवर्धन को स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। और ये रेखीय आवर्धन क्या बताता है, जो कोई वस्तु आपकी रखी गई है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई के बीच के संबंध को बतलाता है आपका रेखीय आवर्धन। और वो संबंध कैसा होता है, ध्यान समझिएगा। रेखीय आवर्धन की जो किताबी डिफिनेशन है आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी दर्पण से बनने वाले वस्तु का प्रतिबिंब, किसी दर्पण से बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि किसी दर्पण से बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, पहले प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, इसको बिंब बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, व्यवहारिक तरीके से आप समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि रेखीय आवर्धन वास्तव में क्या होता है, एक संख्या होता है जो यह बतलाता है कि जो आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। यही इसका मेन मीनिंग होता है ना। इसका जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि ये बताना कि प्रतिबिंब आपका वस्तु से कितना गुना छोटा, कितना गुना बड़ा है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए जो डिफिनेशन दी गई किताबी डिफिनेशन वो आपकी ये है कि किसी भी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप डिफिनेशन को इसको नोट कर सकते हैं, तो मैं बोले देता हूँ, आप लिख लीजिए। क्या बोलेंगे, किसी दर्पण से किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, किसी दर्पण से किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, बोल सकते हैं उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वस्तु का और उस प्रतिबिंब क्या निकालते हैं हम लोग, रेशियो निकालते हैं, तो उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कह सकते हैं, उस वस्तु का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका जो सूत्र बना एक,
वो आपका बना यम, इसे स्मॉल यम से, ठीक है आपको लिख देता हूं मैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि देयरफॉर यहाँ पर यम आपका क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला सबसे पहले, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अगर आप प्रतिबिंब की लंबाई को, इमेज जिसको बोलते हैं ना, उसको आई मान लें और वस्तु की लंबाई को, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको ओ मान लें, तो आपका यम इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई बाई ओ। क्या बच्चों, ये आपका क्या मिला, एक रेखीय आवर्धन का सूत्र प्राप्त हुआ, रेखीय आवर्धन का एक सूत्र प्राप्त हुआ। अभी आपको एक फार्मूला इसका और डिराइव करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए उस डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ठीक, जिसके जहां पर हम रेखीय आवर्धन का फार्मूला डिराइव करेंगे, कह रहे। तो आइए चलिए रेखीय आवर्धन का फार्मूला डिराइव करते हैं। अब आपको ये चीज याद रखना है कि रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक दर्पण ले लेते हैं। हमने क्या क्या, एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, यह आपका अवतल दर्पण होगा, ये उसका मुख्य अक्ष है। क्लियर आपको, वस्तु कहीं भी रखिए हमें उससे मतलब नहीं है, वस्तु कहीं भी रखिए हमें उससे मतलब नहीं है, एक प्रकाश किरण क्या हुई, समांतर आई। अब ये बता दीजिए, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। ये मैंने क्या किया, फोकस बिंदु एफ से गुजार दिया। क्लियर बात है, एफ से गुजर गई आपकी, ये आपका, इसको किरण ए बी मान लीजिए, दर्पण को M1 M2 मान लीजिए, ओके। ये आपका ध्रुवी है, कई बातें अब ध्यान से समझना आपको। अगर आप मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखे थे इसी प्रकार, मान लो कोई वस्तु आप रखे थे, तो इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है, तो किस प्रकार से प्राप्त होगा। अब एक किरण क्या करिए, आप गुजार दीजिए फोकस बिंदु एफ से, तो ये समांतर हो जाएगी, क्योंकि आपको फोकस बिंदु एफ से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मैंने समांतर कर दिया, कई बातें। आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ ये देखिए, ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ आपका, ये आपका है ए बी, ये आपका ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश। अब प्यारे बच्चों, हमें जो है समझने वाली बात है, ये तो हमें मालूम चल गया कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, क्या मालूम चल गया, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब आपका बना। अगर अब इस वस्तु से चाहे जितने भी किरणें इससे निकलेंगी, इस दर्पण में परावर्तित होंगी, वो इसी बिंदु से ही होके जाएंगी, ठीक है। चाहे जितनी भी किरणें इस दर्पण पे पड़े, अब वो प्रतिबिंब यहीं पर ही बनाएंगी, फिर आपको। तो हम क्या करते हैं, एक किरण यहाँ से लेके चलते हैं यहाँ पर। अब बताइए, ये अपवर्तित होगी, सॉरी परावर्तित होगी, तो कहाँ से हो जाएगी, फोकस बिंदु एफ से होगी जाएगी, क्या बात है। अब ये किरण आपकी आई इधर, ठीक है, और ये इधर गुजर गई, क्या बात है। इधर ये किरण आई और इधर से गुजर गई। अब आपको ध्यान से देखना है, एक किरण ध्रुव P पर आपतित हुई और कहाँ से गई, इस बिंदु से होते हुए चली गई। और आपको सोचना है प्यारे बच्चों, अब ये किरण आपतित हो रही है इस परावर्तक पृष्ठ पर, और ये परावर्तित हो रही है, देखिए, तो ये अभिलंब होगा कि नहीं आपका। भाई आपको मालूम है अभिलंब यानी कह सकते हैं सी से जाने वाली प्रकाश की किरण, सी से जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा तल पर लंबवत होती है। तो भैया ये जो मुख्य अक्ष से किरण जाएगी, वो तो क्या होगा, सी से होकर तो जाएगी ही जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। जो प्रकाश ये आपका किरण इधर से जाएगी, भाई ये समांतर जा सकती है इसके, तो इधर से जो जाएगी वो प्रकाश की किरण, सॉरी वो आपका सी से भी जाएगी, वक्रता केंद्र सी से भी जाएगी। जब वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, वो तल पर लंबवत पड़ेगी। अब तल पर लंबवत होगी मतलब ये अभिलंब है, यहाँ पर लंब, इस बिंदु पर लंब ये है आपका, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ये आपका आपतन कोण आई हुआ, ठीक है, और ये परावर्तन कोण आर हुआ। ये आई और ये आपका आर, क्लियर चीज है, ये आपका आई हुआ, ये आपका आर हो गया। आपको ये मालूम है कि आई बराबर आर हुआ, परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर आपका होना है, निश्चित रूप से होगा आपका। क्या बच्चों, हमें जो यहाँ पर दो ट्रायंगल लेने हैं, वो दो ट्रायंगल आपको लेने हैं, ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल लेना है ए डैश बी डैश पी।
ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर हम इनको समरूप दिखाते हैं। कैसे समरूप दिखाएंगे ध्यान दीजिएगा। आपको एक कोण तो बराबर मिल गए परावर्तन के नियम से, दूसरा कोण आपका ये बराबर मिलेगा ये कोण, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, क्योंकि मुख्य अक्ष पर जो वस्तु रखी जाती है हमेशा लंबवत रखी जाती है और जो प्रतिबिंब मिलता है वो भी हमेशा मुख्य अक्ष पर लंबवत होता है। तो प्यारे बच्चों ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों ही त्रिभुज आपके समरूप हो गए, क्योंकि किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा स्वयं बराबर हो जाता है, मतलब कि ये वाला बनने वाला जो कोण है आपका इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले यही करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हमें इस चित्र के बारे में हल्का सा आपको राम कथा लिखनी है। ठीक है, राम कथा कहने का मतलब है इस चित्र में आपने जो जो बनाया है उसको एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए। क्या क्या लिखा आपने, क्या मानोगे। माना एक दर्पण या अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F है। कह रहे तथा वक्रता केंद्र C है, C भी मान लीजिए, तथा वक्रता केंद्र C है। यहाँ मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए आप C को, यहाँ मान लीजिए हमारे C आपका, तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप, ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P से V दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त होता है। सिंपल सा लैंग्वेज में आपको लिखना है, इतना लिख देना, बाकी सब खत्म। यानी इसकी जो राम कथा है, जिसकी कहानी है, सिर्फ इतना है। क्या लिखना है, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F है। इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु AB रखा गया है जिसका प्रतिबिंब ध्रुव P से V दूरी पर A डैश B डैश प्राप्त होता है। सिंपल सा। इसके बाद हम आ जाएंगे डेरिवेशन में। त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में। प्यारे बच्चों A डैश B डैश P में ध्यान दिए कौन कौन सा कोण आपका इक्वल होगा। आपका कोण APB जो है वो बराबर होगा कोण A डैश PB डैश। ठीक है, यानी APB जो कोण है वो A डैश PB डैश के इक्वल होगा। ये किस कारण से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होंगे आपके। क्लियर है चीजें। अब देखिए एक कोण बराबर दूसरा कोण कौन सा बराबर है, ये वाला इस वाले कोण के बराबर है। यानी कि बोल सकते हैं कोण एंगल ABP जो है वो बराबर होगा एंगल PA डैश B डैश के। कारण प्रत्येक क्या है, समकोण है, प्रत्येक आपके समकोण है, इसलिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपके किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो तीसरा डैश स्वयं ही बराबर हो जाता है। नहीं, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देयरफॉर लिख सकते हैं ट्रायंगल ABP जो है वो समरूप होगा ABP जो होगा वो समरूप होगा आपका ट्रायंगल B डैश A डैश P के। ठीक है, सॉरी P इसके समरूप होगा। फिर आपको यहाँ पर आप चाहिए यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग यही क्या, ट्रायंगल B डैश A डैश P। ठीक, ये दोनों समरूप ही है। तो डिस्टेंस आपको मालूम है, और दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और उसमें से कोई भी दो संगत भुजाओं का अनुपात आप बराबर कर सकते हैं, है ना। तो चाहिए देखिए हमने आपको बताया है कि आपको ये वाली भुजा से कुछ मिलने वाला है नहीं, इस वाली भुजा से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हमको इसको नहीं लेना है। बाकी जो इस त्रिभुज में दो भुजाएं बची, एक ये बचा एक ये बचा, इनसे मतलब है। ठीक है, तो आइए देखिए, आप अगर बड़े वाले त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में AB भुजा लेते हैं तो AB भुजा के सामने का कोण ये आपका I है, I उस त्रिभुज में R के बराबर है, R के सामने की भुजा ये है, इसके संगत भुजा आपकी क्या होगी, A डैश B डैश, A डैश B डैश हो गया। ओके, अब ध्यान समझना आपको। अब इसमें मैं भुजा लेता हूं कौन सा, BP। पहले वाले त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज में BP भुजा लेता हूं। BP भुजा जो है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले त्रिभुज ऊपर वाले में ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर, तीसरा कोण ये वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये इस भुजा के सामने का कोण ये है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा आपकी क्या है, A डैश P। ठीक है, यहाँ के लिख देंगे आपको A डैश P लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये प्यारे बच्चों ये आपकी वस्तु है, AB क्या है, वस्तु है,
और ये क्या आपका प्रतिबिंब की लंबाई है, ये भी वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, अगर हम वस्तु की लंबाई को y1 माने और प्रतिबिंब की लंबाई को y2 माने तो देखिए, अगर थोड़ा उल्टा कर दे इसको, मैं उल्टा कर दूं तो आपका हो जाएगा a डैश b डैश अपान ए बी। अगर आप इधर उल्टा किए इधर भी उल्टा करना पड़ेगा आपको, a डैश p इक्वल टू बी अपान बी पी। ठीक है, अब देखिए a डैश b डैश का मान क्या है आपका y2 है, y2 आपको समझना है प्यारे बच्चों। मैंने आपको क्या बताया, दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की समस्त दूरियां नेगेटिव होती हैं, ऊपर की पॉजिटिव होती हैं। तो ये जो y2 है दर्पण के नीचे की ओर है ना, तो नेगेटिव लेंगे तो माइनस का ले लेंगे। और ए बी आपका दर्पण के ऊपर है, y1 है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी। यहाँ पर प्यारे बच्चों ए डैश पी का मान क्या, देखिए ए डैश पी का मान, ए डैश पी देखिए, ए डैश पी यानी ये क्या है, ध्रुव P से प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसकी दूरी कितनी होती है स्मॉल v, और दर्पण के बाईं ओर दूरी ले रहे हो, क्या होगा नेगेटिव होगा और वो माइनस भी हो जाएगा, यानी कि आपका माइनस का v हो जाएगा। और बीपी क्या है प्यारे बच्चों, बीपी ध्यान दीजिएगा, बीपी ध्यान दीजिए, ये है ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी यहाँ नाम है। ठीक है, तो बीपी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए वस्तु है, ध्रुव P से वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, u से, और ये दर्पण के बाईं ओर है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस का u हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये माइनस से माइनस बर्बाद हुआ आपका, इधर आपका माइनस y2 अपान y1 इक्वल टू v अपान u, क्या आ गया, क्लियर है चीजें। अब देखिए, अब इस माइनस को उस तरफ जाइए आप, ये हो जाएगा y2 अपान y1 इक्वल टू आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का v अपान u, क्या हो जाएगा माइनस का v अपान u। अब ये देखिए y2 क्या है आपका, प्रतिबिंब की लंबाई है कि नहीं, y1 क्या है, वस्तु की लंबाई है, देयरफॉर आप लिख सकते हो, दिख पा रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देयरफॉर आप कह सकते हो m इक्वल टू y2 अपान y1 इक्वल टू माइनस का v अपान u, या इसको आप लिख सकते हो m इक्वल टू माइनस का v अपान u। आपको देखिए आवर्धन के दो सूत्र मिल गए। ठीक है, एक ये और एक ये, है ना। हमने अभी जो डिराइव किया मेरे बच्चों वो ये डेरिवेशन था। ठीक है, हमने क्या जो डेरिवेशन किया अभी वो ये था, क्लियर आपको। अब देखिए इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चों फिर इसमें नोट पॉइंट क्या है, तो आपको ये बताना है कि यम कब आपका पॉजिटिव हो सकता है, कब आपका नेगेटिव होगा, यम का मान कब पॉजिटिव होगा और यम का मान कब नेगेटिव होगा, आपको समझना है चीजें। तो प्यारे बच्चों आपको समझना है सबसे पहले यम का मान पॉजिटिव होगा कब, यम का मान पॉजिटिव होगा कब आपको समझना है। कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण लें कि आपका यम का मान पॉजिटिव आए, तो यहां समझना उत्तल दर्पण अगर आप लेते हो तो सोचिए उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब किधर बनता है, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में दर्पण के दाईं ओर बनता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तो हमेशा पॉजिटिव मिली जाएगी, लेकिन इसकी जो वस्तु की लंबाई होगी हमेशा नेगेटिव मिलेंगे। जब नेगेटिव मिलेंगे वस्तु की लंबाई तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का यू, जब माइनस यू यहाँ रखेंगे तो माइनस कर जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। यानी कि ये हमेशा जब यम का मान पॉजिटिव, इसका मतलब है उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगर यम का मान आपका नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है, नेगेटिव होने का मतलब है मैक्सिमम केसेस में अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है आपको वस्तु भी इधर रखी जाती है और प्रतिबिंब भी इधर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी यम का मान नेगेटिव तब आता है जब आपका दर्पण क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। तो प्यारे बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, आपको अभी तक का जो नॉलेज आपको दिया है कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना अधिक से अधिक बच्चों तक आप इसको पहुंचा पाते हैं पहुंचाइए। ठीक है, ताकि क्या हो, बच्चे भी इस बनाए गए वीडियो का फायदा ले सकें, अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ सकें और प्रॉफिट ले सकें इससे। ओके, तो ये हुआ आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, दर्पण की फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन नियम से संबंधित कुछ एक सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, सवाल क्या देखते हैं हम लोग, क्या एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या से कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब का स्थिति
व लंबाई, प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात है, आपको सबसे पहला चीज ध्यान देना कौन सा दर्पण है। ये दे रखा आपको अवतल दर्पण। कौन दे रखा है? अवतल दर्पण दे रखा है। सबसे पहली चीज ये नोटिस करना है आपको, ठीक है। इसको नोटिस करने पर ही आप समझ पाएंगे कि आपके जो वैल्यूज होंगे यू वी एफ आर, इन सब का मान नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। ओके प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। आपको समझना है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो दर्पण के बाईं ओर हमेशा होती है। कहाँ होती है? दर्पण के बाईं ओर होती है, तो वो आपका हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आर आपका माइनस का 40 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? देयरफॉर आपका एफ क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्या होता है आपका? आर बाई 2 माइनस का 40 बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी एफ आपका आ गया। क्लियर चीज है। अब दूसरा बोला 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, वस्तु की लंबाई दिया है आपको, ऑब्जेक्ट है ना। ओ का मान आपको दे रखा है कितना? वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद वस्तु से 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। एक वस्तु जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखी गई है? वस्तु रखी गई है दर्पण से, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आपका यू का मान दे रहा है आपका, और दर्पण से हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, तो ये 30 सेंटीमीटर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। क्लियर है? क्योंकि जो वस्तु हमेशा रखी जाती है वो दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, और उस यू को क्या करते हैं? नेगेटिव मिलेंगे, ठीक। क्या है वो? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब स्थिति मतलब कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है आपका? लंबाई। स्थिति का मतलब है आपको वी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी दूरी पर माना वी आपको निकालना है, और प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान आपको निकालना है। ये दो चीजें प्यारे बच्चों आपको निकालना है। अब देखिए आपको एफ का मान दिया गया है, यू का मान दिया गया है, वी का मान निकाल सकते हो सिंस दर्पण सूत्र को प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आपका क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है। क्लियर है? अब देखिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1/f का मान आपने निकाला अभी कितना? माइनस का 20, तो आपका माइनस का 20 हो जाएगा। u का मान कितना का दिया गया है? माइनस का 30, माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 1/v हो जाएगा। ओके, आपको v का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो आइए निकालते हैं। v का मान क्या होता है आपका? इधर माइनस का 1/20 हो जाएगा, उधर आपका माइनस का 1/30 और प्लस 1/v आपको दे रखा है। इसको इस तरफ लाइए, 1/v माइनस का 1/20 प्लस का 1/30। तो क्या बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। 1/v इक्वल टू आपका जाएगा माइनस का 1/60, और v का मान प्यारे बच्चों क्या आ गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी स्थिति आ गई। क्या आ गई? स्थिति आ गई। अब आपको निकालना है क्या है प्यारे बच्चों? लंबाई। किसकी लंबाई निकालना है? वस्तु की लंबाई, सॉरी हाँ, आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी है। तो आपको मालूम है सिंस आपको क्या दे रखा है? y1, यानी वस्तु की लंबाई दी गई है, प्रतिबिंब की लंबाई निकालना है। u और v भी आपको मालूम है। सिंस आप जानते हैं y2/y1 इक्वल टू होता है माइनस का v/u, है ना। मैंने आपको m इक्वल टू क्या लिखा था? y2/y1 इक्वल टू माइनस v/u। तो आपने क्या लिख सकते हो भाई? उस पर किसी दो को प्रयोग कर लेंगे आप। इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान क्या दे रखा है? y2 का मान, सॉरी y2 का तो निकालना है आपको। y2 लिख सकते हो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इसको, इमेज I/o जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक। इमेज की लंबाई आपको दे रखा है, नहीं निकालना है आपको। ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखा है आपको कितना? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 रखिए। अब आपको ध्यान देना है, वस्तु की लंबाई दी गई हमेशा वो दर्पण के ऊपर की ओर होगा, सॉरी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होगा, तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे उसको। क्लियर है? अब आते हैं इसमें v का मान क्या लेना है प्यारे बच्चों? v का मान आपको आया है चिन्ह सहित माइनस का 60, यहाँ माइनस पहले से है, माइनस का 60 रखिए, और u का मान माइनस का आपका कितना है? 30। माइनस माइनस बर्बाद हुआ, 30 से 60 का बर्बाद हुआ 2 टाइम्स। I/4 इक्वल टू क्या हो गया आपका? माइनस का 2। क्या बच्चों आपका जो I का मान आ रहा है, I आपका आ गया 4 2 8, माइनस का 8 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब की लंबाई क्या आ गई बच्चों आपकी 8 सेंटीमीटर और स्थिति क्या आ गई -60 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों, जितना भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा अन्य बच्चों तक आप भेज पाते हैं उतना ही ज़्यादा उन बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, प्लस मेरे भी एक मोटिवेट का काम करेगा, मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँगा। ओके, थैंक यू।